हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जितने भी अभी हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आईपीसी का, और जो सेक्शन 1 से लेके और 52A तक हम कवर अप कर चुके हैं आईपीसी को। मैंने प्लेलिस्ट भी मेंशन किया आईपीसी के, जितने भी अभी क्लासेस हो चुकी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं तो वो वहाँ से स्टार्टिंग से ले सकते हैं। और यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि एलएलबी में एग्ज़ाम में आपको कैसा लिखना है, उसकी भी एक प्लेलिस्ट मेंशन की है मैंने, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो आपकी ऑल जुडिशरी, एपीओ, जीएलओ, यूजीसी नेट एंड जितने भी लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें भी आईपीसी का एग्ज़ाम होगा या आईपीसी के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पिछले हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ऐसे ही हम 52A तक जितने भी एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, हमने उस पर वीडियो बनाई है, एक वीडियो। उसके बाद आगे भी बनती रहेगी और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और पर प्लीज़ आप जैसे भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या मतलब आपको आगे क्लासेस चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड के एमसीक्यूज़ की। पहले बात करेंगे जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी, फिर जो इसका इंट्रोडक्शन है उस चीज़ की बात करेंगे कि 1 to 5 सेक्शन में क्या है, फिर जनरल एक्सप्लेनेशन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सब की बात करेंगे। तो आईपीसी में क्या क्या क्वेश्चन बनता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, पहले उसकी बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं। फर्स्ट है, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त हुई। द इंडियन पीनल कोड 1860 कम इन टू फोर्स ऑन, कब आया? 6 अक्टूबर, 6 दिसंबर, 1 जनवरी 1861 या फिर 1 जनवरी 1862। ये देखिए यूके पीसीएसजे में भी आया हुआ है, और यूके पीसीएसजे 2008 में और 2002 में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आईपीसी कब लागू हुई, क्यों लागू हुई, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हाईलाइट में मुझे ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1862 में हुआ था आईपीसी लागू। देखिए, भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ था, और जो गोवा में ये कब हुई थी लागू? 1 अक्टूबर 1963 को। ठीक है। अपराध का निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? प्रयोजन मीन्स उद्देश्य, मोटिव, एवल इंटेंट, ह्यूमन बीइंग और एक्ट। क्या आएगा इसमें? इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि उद्देश्य कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता अपराध को करने में, ये आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि आपराधिक विधि मनुष्य के प्रयोजन को महत्व नहीं देता, अपितु उसके आशय को महत्व देता है। ठीक है। और ये 4 आवश्यक तत्व हैं। विधिक बाध्यताओं के अधीन एक मानव मनुष्य, दुराशय, कार्य या लोप और क्षति, ये सब हैं इसके आवश्यक तत्व। तो आप ये जो मेंस रिया है, इस पे भी एक क्वेश्चन बना रखा है मैंने, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर देखिए, अपराध कारित करने में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? अपराध कारित करने में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, बताइए, वैसे ही बताइए। तो देखिए, आशय, उद्देश्य, वर्जित कार्य और दंड, ये पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन भी 2008 में। तो क्या आएगा इसका भी आंसर आएगा उद्देश्य। बताइए, मोटिव आएगा? तो हाँ, मोटिव ही है इसका। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं, आशय, तैयारी, प्रयास और मानव प्राणी को क्षति। यह सभी अपराध के तत्व हैं, जबकि उद्देश्य अपराध का तत्व नहीं है। अब क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? मतलब जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो किसने प्रिपेयर किया था? कैनिंग, बेंटिक, स्टीफन और मैकॉले। ये तो सबको पता होगा। तो ये किसने किया था? मैकॉले ने किया था। और ये क्या थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, और आप नोट डाउन करना चाहें तो इनको नोट भी कर लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो ये भी पहले आ चुका है, दोषपूर्ण कार्य, आपराधिक मन स्थिति, हेतु या उपयुक्त सभी। तो क्या है दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है?
आपराधिक दायित्वहीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है। क्या आएगा इन चारों में से? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं सभी के आंसर, कि फिफ्थ का ये है, फोर्थ का ये आंसर है, फर्स्ट का ये है। ऐसे आंसर मुझे प्लीज़ ज़रूर करके बताएं, जिससे आपकी क्या है, लर्निंग पावर इम्प्रूव ही होगी इससे। तो ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कि किसी भी व्यक्ति ने आपराधिक दायित्वहीन ठहराने के लिए अनिवार्य क्या नहीं है, दोषपूर्ण कार्य, आपराधिक मनस्थिति, हेतु या प्रयुक्त सभी। तो इसका आएगा मोटिव। मोटिव जरूरी नहीं होता कि किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्वहीन ठहराने के लिए हेतु अनिवार्य नहीं है। आवश्यक तत्व हैं क्या क्या है? विधि बाध्यता के अधीन कार्य करना, मानव के मन से दुराशय, मानव द्वारा कार्य या लोभ, ऐसे कार्य या लोभ से व्यक्ति या समाज को क्षति। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपकृत्य था अपराध न तो बिल्कुल भिन्न है और न बिल्कुल समान। हत्या पूर्णतः अपराध है, बिना आशय के अतिचार केवल अपकृत्य है। तो इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि कथन एक या दो सत्य हैं, दो या तीन, या सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन असत्य हैं। ये बिहार एपीओ में आया हुआ है क्वेश्चन। तो बताइए कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है। क्या सभी कथन सत्य हैं? तो अपकृत्य था अपराध न तो बिल्कुल भिन्न है और न बिल्कुल समान। हत्या पूर्णतः अपराध है और बिना आशय के अतिचार केवल अपकृत्य है। तो तीनों बातें मुझे तो सही लग रही है। अब आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। सोचिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या आएगा, सभी कथन सत्य है, क्योंकि अपराध जो है अपकृत्य न तो बिल्कुल भिन्न है और न ही एकदम समान है। हत्या भी पूर्णतः अपराध है और जो अतिचार है वह अपराध के साथ साथ अपकृत्य भी है, किंतु जब अतिचार में आशय या भाव होता है तो अपराध न होकर केवल अपकार के रूप में होता है। इसलिए तीनों ही सत्य हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, प्रस्तावना की। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि जो सेक्शन 1 है वो किससे संबंधित है। तो ये 4 पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट डाल दीजिए कि सेक्शन 1 है क्या। कमेंट करिए मुझे कि सेक्शन 1 है क्या। अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आएगा कि जो भारतीय दंड संहिता है वो क्या बोलते हैं, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से है, जो पूरे इंडिया में अप्लाई होती है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी अब तो अप्लाई है। ये बिहार एपीओ 2009 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये तो अच्छे से पता होगा। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। पाकिस्तान के एक राष्ट्रीय सीमा के दूसरी सीमा ओर से गोली चलाता है, मतलब पाकिस्तान के एक राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर से कोई गोली चलाता है, मतलब भारतीय सीमा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उससे, तो नातेदार मित्रगण सब लोग दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं और जो वो गोली चलाया था ना पाकिस्तानी, उसको क्या करते हैं, घसीट कर ले आते हैं और भारतीय पुलिस थाने पर ले जाते हैं। अब बताइए क्या भारतीय न्यायालय हत्या के लिए अभियुक्त विचारण कर सकता है? बताइए क्या कर सकता है वो। देखिए अब दो इसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए क्या है कि नहीं, भारतीय न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अब और जो है हाँ कर सकता है और उसे पाकिस्तानी विचारण हेतु अधिकारियों को सौंपा जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये पहले क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। तो बताइए क्या होगा कि जो राष्ट्रीय सीमा से जो घसीट कर लाया गया है, जिसने मारा है उसको, तो उसका भारतीय न्यायालय में क्या विचारण कर सकते हैं हम? मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं। अब आप बताइए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोचिए कि भारतीय न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है या नहीं है और ये कौन से सेक्शन में है, ये भी बताइए मुझे कमेंट में करके। यूपी एपीओ 2007 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो इसका आंसर है वो ये है कि प्रश्नगत समस्या। ये समस्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अंतर्गत प्रादेशिक क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है। एक विदेशी भारतीय सीमा में अपराध करता है वह दोषी होगा और दंडित किया जाएगा, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि जो वो भारत में कितने दिन पहले से रह रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत के न्यायालयों को है। ठीक है, और जो विदेशी जो भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को नहीं है। एक विदेशी है जो विदेशी द्वारा भारत में किया अपराध और एक जो भारतीय है वो विदेश में जाके किया अपराध। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये कहाँ कौन से सेक्शन में मेंशन है,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट में तो ज़रूर ही बताते रहें सभी लोग। तो क्या आएगा कि जो विदेश भारतीय है वो विदेश में जाके अपराध करता है, और जो कोई विदेशी है वो भारत में आके अपराध करता है, तो क्या भारतीय न्यायालयों में विचारणीय है ये ऐसे? तो देखिए ऑप्शंस भी दिए हैं आपके सामने। ए है इज़ ट्रू बट टू इज़ फॉल्स। ठीक है, एक सही है किंतु दो गलत है। मतलब विदेशी अगर भारत में आके अपराध करता है तो वो भारतीय न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। और फिर बी बोलता है कि एक गलत है किंतु दो सही है। ठीक है, और जो सी है वो बोलता है कि दोनों ही सही हैं, और डी बोलता है कि दोनों ही गलत हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा? ये यूपीएपीओ 2015 में आ भी चुका है, तो रिपीट भी हो सकते हैं। अभी यूपीएपीओ का फ़िलहाल चल भी रहा है। तो बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, और ये कौन सी सेक्शन में है ये भी बताएं मुझे। इलस्ट्रेशन है, क्या है ये, याद करिए इसका क्या आंसर आएगा कि ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है या दो सही है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, क्वेश्चन पहले देख लीजिए अच्छे से, मैं दिखा रही हूँ आपको स्क्रॉल करके। अब देखिए आंसर है कि एक सही है किंतु दो गलत है। मतलब विदेशी अगर भारत में आके अपराध करता है तो वो सही नहीं है। मतलब जो भारतीय दंड संहिता के कहाँ पे दे रखा है, ये धारा 2 में दे रखा है, हर व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होगा, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, अगर वो भारत में आके अपराध कर रहा है तो। ठीक है, अब देखते हैं कै जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वह क्या है? केवल उगांडा में दोषी है, या फिर केवल दिल्ली में ही दोषी है वो, या फिर केवल जो भारत का नागरिक है वो उगांडा क्या एक विदेशी से लिया गया, विदेश से के नाम से लिया गया है। ठीक है, केवल उस देश में मृतक जहाँ नागरिक था, या उपयुक्त दोनों में से कहीं भी, दिल्ली भी और उगांडा भी, या फिर केवल दिल्ली में विचारित और दोषित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? और ये एक इलस्ट्रेशन है किसी सेक्शन का, तो आप मुझे बताएं कौन से सेक्शन का है। तो देखिए इसमें लिख भी रखा है सेक्शन 4 में है, और केवल जो दिल्ली में पकड़ा जाता है उसका जिसने हत्या की है तो वहाँ वो दिल्ली में ही विचारित किया जाएगा। सेक्शन डी आंसर ठीक है इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवर्त होता है, तो कहाँ होता है ये? 11 अगस्त 2018, 21 अप्रैल 2018, 1 सितंबर 2018, 1 जुलाई 2018। तो ये यूपीपीसीएस जे 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा 2018 21 अप्रैल को हुआ है, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका, कि जो ये 21 अप्रैल 2018 को संशोधन अधिनियम प्रवर्त हुआ। ठीक है, और ये जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वही मैं आप सबको क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान देके इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि वही क्वेश्चन है। ऐसा सिंप्लीवाइज नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा आपको कि आप कन्फ्यूज़न होते रहो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या आएगा? जो इंट्रोडक्शन हो चुका तो उसके बाद क्या आता है? जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब साधारण स्पष्टीकरण, सेक्शन 6 से 52A तक। अब बताइए पुरुष कहाँ परिभाषित है? इस सेक्शंस मत देखिए, सीधा बताइए आप, क्योंकि ये मैंने अभी पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको कि जो पुरुष है वो कहाँ है। वो है आपका, देखिए 9 वचन, 10 पुरुष स्त्री और 11 व्यक्ति, और क्वीन तो है ही नहीं, तो वो गया ही हो गई आईपीसी में से भी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 13 तो गया आया है। ठीक है, और जो 11 है वो उसमें 11 पर्सन्स हैं। 10 क्या है? फीमेल और मेल, जो मैन और वुमेन। ठीक है, ये है पुरुष और स्त्री। तो पुरुष और स्त्री कहाँ है? सेक्शन 10 में है। ठीक है, ये याद रखिए, या यहाँ पुरुष है वहाँ स्त्री पूछ लेगा एग्ज़ाम में। अब ये आईपीसी में जो दंड संहिता है वहाँ पे स्त्री घोतक है, मतलब स्त्री का क्या डिनोट्स किया है? वेश्यक स्त्री, अविवाहित, किसी भी आयु की अविवाहित स्त्री, मतलब क्या आएगा? तो इसमें मैंने सीधा सा पढ़ाया भी था आपको कि ए वुमेन ऑफ एनी एज, मतलब जो भारतीय दंड संहिता सेक्शन 10 में मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, मैन और वुमेन है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी एज के नारी और कोई भी एज का नर, मतलब मैन और वुमेन। ठीक है, अब है न्यायालय शब्द को कहाँ परिभाषित किया है? 17 में, 19 में, 18 में या 20 में? तो सीधे से बताइए, न्यायालय और न्यायाधीश एक साथ जुड़े हुए हैं, आगे पीछे सेक्शंस हैं, तो कहाँ है?
ये आएगा 20 में, ठीक है। और देखिए बाकी सेक्शंस अगर आपको आगे पीछे के याद है ना, तो क्या आता है कि वहाँ पे कि हाँ मेरे को 17 में तो ये था, 18 में ये है, तो 19 में ये है। तो अगर 20 याद भी नहीं हुआ तो अपने आप ही याद आ जाएगा। तो इसलिए सेक्शन तो बहुत ज़रूरी है याद करना। अब देखिए इनको मिलाओ, ये कूटकरण कहाँ है, मूल्यवान प्रतिभूति, दस्तावेज और लोप, ठीक है। तो जो कूटकरण है वो कहाँ है, सेक्शंस मैंने अच्छे से करवाए हैं आपको, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अच्छे से सेक्शन के जो नेम है वो तो अच्छे से याद रखें, क्योंकि सेक्शन बेस्ड भी कई बार पेपर बन जाता है। तो बताइए कहाँ है इसके, कहाँ कहाँ होगा। तो जो देखिए जो सेक्शन 28 है उसमें आएगा कूटकरण, ठीक है। जो 29 है उसमें दस्तावेज, जो 30 है उसमें मूल्यवान प्रतिभूति, और जो 33 है वो कार्य अथवा लोप, और धारा 31 है उसमें बिल, ठीक है। अब मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, मूल्यवान प्रतिभूति कहाँ है पहले तो ये बताइए, कौन से सेक्शंस में है, ठीक है, और कौन से चैप्टर में है ये। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, चैप्टर 2, और ये कहाँ है, सेक्शन 30 में है। तो जो इसमें दे रखे हैं ये ऑप्शंस, इसमें क्या नहीं है अभी देखिए, ये प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति की आप ये रीड कर लीजिए अच्छे से कि मूल्यवान प्रतिभूति ये होती है। मूल्यवान प्रतिभूति में ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अब देखिए क्या है कि एक्स एवं वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता, वाई जेड को मार डालता है। तो जेड की हत्या के लिए केवल कौन है, वाई दोषी है, या जेड की हत्या के लिए एक्स वाई दोनों दोषी हैं। बताइए क्या होगा, क्योंकि ये कहाँ से सेक्शन में आ रहा है, ये 34 सेक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए और भी ऑप्शन है इसमें, एक्स ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है, क्योंकि वो तो खड़ा ही रहता है, वो मार डालता है। वह जेड पर कोई वार नहीं करता, वाई जेड को मार डालता है। या ए और सी दोनों उत्तर सही हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर कि एक्स और वाई दोनों जेड की हत्या करने गए हैं। एक्स मतलब भाला लेके खड़ा है कि कहीं वो कुछ हमला ना कर दे, ठीक है, पर वो मारते नहीं है। तो क्या आएगा इसके, सेक्शन 34 मतलब बी सही है। जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी, क्योंकि सामान्य आशय के लिए उसी तरीके से दोषित किया जाएगा मानो वो उसी अकेले ने अपराध किया हो। और ये चैनल है जो LLB, LLM, PG, डिप्लोमा, जुडिशरी, AP, JLO सभी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट देता है। लॉ के नोट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लॉ स्टडी पॉइंट है, और जो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब